नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था रासो साहित्य के बारे में, जहाँ पृथ्वीराज रासो और ये जितने रासो ग्रंथ थे वो सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर चुके। और बढ़ते हैं आज के अगले अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं आदिकाल के अंतर्गत हम लौकिक साहित्य को। लौकिक साहित्य में जो हमारी पहली रचना है वो पहली क्या है? ढोला मारूरा दूहा है। देखते हैं ढोला मारूरा दूहा के बारे में। ढोला मारूरा दूहा, अच्छा इसके रचनाकार कौन है? जिसके रचनाकार हैं कल्लोल। कौन है? कल्लोल कवि को इसका रचनाकार माना जाता है ना। ढोला मारूरा दूहा, इसके रचनाकार कौन है? कवि कल्लोल। समय क्या है इसका? समय है 11वीं शताब्दी। यह एक प्रेम काव्य है। इसमें मूलतः दोहा छंद में रचित है यह, और ढोला तथा मारवाड़ी की कथा का वर्णन किया गया है। और अगला बिंदु क्या है? नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना में मिलती है। किसमें मिलती है? ढोला मारूरा दूहा में मिलती है। ढोला मारूरा दूहा जो ग्रंथ है सबसे ज्यादा कहाँ प्रचलित है? तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है या राजस्थान में। आगे देखते हैं अगला बिंदु। 17वीं शताब्दी में कुशल राय ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसका विस्तार किसने किया? कुशल राय ने किया, और इसमें कुछ चौपाइयों को और ऐड कर दिया। ठीक, देखते हैं इसके बारे में। एक कथन है, वो कथन ये मिलता है कि इसके दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्या है? इसके दोहों को, किसके दोहों को? ढोला मारूरा दूहा के दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। देखिए एक बार करते हैं इसे रिपीट। ढोला मारूरा दूहा, रचनाकार इसके कवि कल्लोल हैं। 11वीं शताब्दी इसका समय है। प्रेम काव्य है, दोहा छंद में रचित था। ढोला और मारवाड़ी की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना को इसमें व्यक्त किया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय है। कुशल राय ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार कर दिया था। कब किया था? 17वीं शताब्दी में किया था। कब किया था? 17वीं शताब्दी में किया था। अच्छा, इसके दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। तो ढोला मारूरा दूहा के बारे में जो जानकारी उपलब्ध थी वो बस इतना ही। हाँ, इसमें एक और पंक्ति है जो इसकी महत्वपूर्ण पंक्ति के रूप में हम देख सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या है। इसका एक दोहा मिलता है हमें, सो रठियो दूहो भले। क्या मिलता है? इसी में लिख लेंगे, सो रठियो, सो रठियो दूहा भलो, सो रठियो दूहा भलो, सो रठियो दूहा भलो, भली मरवड़ री बात। भली मरवड़ री बात, मरवड़, मरवड़ री बात, भली मरवड़ री बात। सो रठियो दूहा भलो, भली मरवड़ री बात, जोबन छाई धड़ भली। जोबन छाई धड़ भली, धड़ भली, जोबन छाई धड़ भली, तारा छाई रात। तारा छाई रात, ये जो पंक्ति मिलती है, यह पंक्ति हमें किसमें मिलती है? तो ढोला मारूरा दूहा में मिलती है। क्या है? सो रठियो दूहा भलो, भली मरवड़ री बात, जोबन छाई धड़ भली, तारा छाई रात। तो ढोला मारूरा दूहा के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो होते हैं यहीं से समाप्त। बढ़ते हैं आज के अगले नई रचना की ओर। क्या है देखेंगे लौकिक साहित्य में जो अगली रचना है। अगली रचना जो है वो है बसंत विलास। क्या है? वसंत विलास। देखेंगे हम वसंत विलास के बारे में। नंबर 2 क्या है? बसंत विलास। बसंत विलास, अच्छा ये बसंत विलास के रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार जो है वो अज्ञात है। इनके रचनाकार का कोई अता पता नहीं है। बसंत विलास, ठीक। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु मिलता है वो हम देख लेंगे।
समय इसका है 13वीं शताब्दी। क्या है? 13वीं शती। समय क्या है? 13वीं शती है। दोहे कितने प्रयोग किए गए हैं? 84 दोहे। दोहे कितने हैं? 84, है ना? कितने दोहे हैं? यह एक श्रृंगारिक काव्य है। यह क्या है? एक श्रृंगारिक काव्य है। यह एक श्रृंगारिक काव्य है। कौन सा है श्रृंगारिक काव्य? ये बसंत विलास। अच्छा, बसंत विलास समय सीमा 13वीं शताब्दी है, और ढोला मारूंगा दोहा जो हम ऊपर देखे थे उसकी समय सीमा क्या थी? 11वीं शताब्दी थी। वो प्रेम काव्य था, यह एक श्रृंगारिक काव्य है। बढ़ते हैं आगे। संपादक इसके कौन है देखेंगे। बसंत विलास के संपादक कौन है? इसके जो संपादक हैं, दो लोगों को बताया जाता है। दो लोगों में कौन है? सर्वप्रथम 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 इसका संपादन किसने किया था? केशव लाल हरसाद राय। सर्वप्रथम संपादन किसने किया था इसका? केशव लाल हरसाद राय ने किया था। केशव लाल हरसाद राय ने किया था। और जो इसके दूसरे संपादक हैं वो हम देख लेंगे, अगले जो हैं वो है माता प्रसाद गुप्त। कौन है? माता प्रसाद गुप्त। अच्छा, ये जो जानकारी मिलती है ये दोनों बुकों में अलग अलग मिलती है। ये जो सर्वप्रथम केशवलाल हरसाद राय का नाम दिया गया, ये दिया गया है आपको पांडेय बुक में। कहाँ दिया गया है? पांडेय बुक से दिया गया है। और ये जो मिलता है आपको, ये दृष्टि बुक से मिल जाएगा। तो हमने दोनों के यहाँ ऐड कर लिया। बसंत विलास के संपादक सर्वप्रथम केशवलाल हरसाद राय हैं, और संपादक के रूप में अगर देखेंगे तो माता प्रसाद गुप्त हैं। इसमें बसंत और स्त्रियों पर, ये जो बसंत विलास है क्या है इसमें? इसमें बसंत और स्त्रियों पर, इसमें बसंत और स्त्रियों पर, इसमें बसंत और स्त्रियों पर बसंत के विलासपूर्ण वैभव का प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें बसंत और स्त्रियों पर बसंत के विलासपूर्ण वसंत के विलासपूर्ण प्रभाव का वर्णन, प्रभाव का वर्णन या चित्रण है, वर्णन देखने को मिलता है, देखने को मिलता है या दिखाई देता है। तो बसंत विलास में क्या देखने को मिलता है? बसंत और स्त्रियों पर बसंत के विलासपूर्ण प्रभाव का वर्णन या चित्रण दिखाई देता है। इसकी भाषा से ही, अगला बिंदु क्या है? इसकी भाषा से ही, किसकी भाषा से? बसंत विलास की। इसकी भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज का, इसकी भाषा से ही जो पिंगल थी, इसकी भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का, सरस ब्रज भाषा का रूप लेती हुई दिखाई देती है, रूप लेती हुई दिखाई देती है, दिखाई देती है। ठीक। इसके बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो हम देखेंगे अपने अगले पेज पर। क्या है, एक बार इसे हम रिपीट कर लेंगे। बसंत विलास, रचनाकार इसके अज्ञात हैं। समय इसका 13वीं शताब्दी है, 13वीं शताब्दी इसका क्या है? समय है। दोहे कितने हैं? 84 दोहों का प्रयोग किया गया है। यह एक श्रृंगारिक काव्य है।
संपादक के रूप में दो लोगों का नाम हमें मिलता है। सर्वप्रथम केशवलाल हरसाद राय को मिलता है और नंबर 2 पे हमें जो मिलता है वो माता प्रसाद गुप्त मिलते हैं। और इसमें बसंत और स्त्रियों पर बसंत के विलासपूर्ण प्रभाव का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसकी भाषा से ही, किसकी, बसंत विलास की भाषा से ही पिंगल भाषा जो थी वह सरस ब्रज भाषा का रूप लेती हुई दिखाई देती है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पिंगल भाषा सरस ब्रज भाषा का रूप लेती हुई कहाँ से हमें देखने को मिलती है या किस ग्रंथ से हमें देखने को मिलती है, तो ये हम बताएंगे बसंत विलास को। ठीक, तो ये लौकिक साहित्य का बसंत विलास के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो होते हैं यहीं से समाप्त। बढ़ते हैं हम इसके महत्वपूर्ण पंथ के बारे में। इसकी जो महत्वपूर्ण पंक्ति है वो ये है, इड़ पर कोयल पूजें। क्या है, ये नोट कर लेंगे। इड़ पर कोयल, इड़ पर कोयल कूजें, इड़ पर कोयल कूजई, इड़ पर कोयल कूजे, पूजन युवती मड़ोर, पूजन युवती मड़ोर, पूजन युवती मड़ोर, इड़ पर कोयल कूजे, पूजन युवती मड़ोर, विधुर वियोगिन भूजई। अगली लाइन क्या है, विधुर वियोगिन, विधुर वियोगिन धूजई, विधुर वियोगिन धूजई, धूजई, विधुर वियोगिन धूजई, पूजई मयड़ किशोर, पूजई मयड़ किशोर। तो ये जो हम लाइन देख रहे हैं ये किसमें मिलती है हमें, बसंत विलास की प्रसिद्ध पंक्ति है ये। इड़ पर कोयल कूजई, पूजई युवती मड़ोर, विधुर वियोगिनी धूजई, पूजई मयड़ किशोर। ये किसकी है, ये बसंत विलास की है। डोला मारूरा दूहा में हमने क्या देखा था, सो रठियो दूहो भले, भली मरवड़ री बात, जोबन छाई धड़ भली, तारा छाई रात। ये पंक्ति किसकी थी, तो ये थी हमारे कवि कल्लोल के ढोला मारूरा दूहा ग्रंथ की। और अगर इड़ पर कोयल कूजे पूजे युवती मड़ोर, विधुर वियोगिन धूजे कूजे मयड़ किशोर, ये पंक्ति किसकी है, तो ये बसंत विलास की पंक्ति है। तो हमारा जो लौकिक साहित्य था उसमें जो दो रचनाएं महत्वपूर्ण हमें मिलती थी वो यही थी और ये होती है यहीं पे समाप्त। अब हम बढ़ेंगे अपने आदिकाल के जाने माने रचनाकार की ओर। और रचनाकार वो कौन से हैं हम देखेंगे, देखेंगे हम विद्यापति जी को। किसको, अब हम देखते हैं विद्यापति को। समय सीमा इनकी क्या है, 1350 से 1485 से, 1350 से 1450 ईस्वी। विद्यापति, विद्यापति का निवास स्थान सबसे पहले देखेंगे क्या है, इनका निवास कहाँ था, निवास था इनका विपसी गांव, दरभंगा जिला, बिहार। क्या था, निवास स्थान विपसी गांव। किस गांव से थे ये, विपसी गांव था इनका, दरभंगा जिला से थे ये, दरभंगा जिला से थे ये। और ये दरभंगा जिला कहाँ पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, ये पड़ता है बिहार में। तो इनका निवास स्थान कहाँ है, विपसी गांव, दरभंगा जिला, बिहार है। किस संप्रदाय से थे ये, तो ये मूलतः शैव संप्रदाय से थे। विद्यापति का संप्रदाय क्या था, तो शैव संप्रदाय था ये। ठीक? विद्यापति किस संप्रदाय से थे, शैव संप्रदाय से थे। अच्छा, ये शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, नोट कर लेंगे इसे भी यहीं पे।
शिव सिंह व कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ एक शॉर्ट फॉर्म में हम देख ले रहे हैं। शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। गुरु का नाम क्या था इनके, हम देख लेंगे। विद्यापति के गुरु कौन थे? इनके गुरु जो थे उनका नाम था हरि मिश्र। क्या था? हरि मिश्र। गुरु कौन थे इनके? हरि मिश्र थे। इनकी उपाधियां देखेंगे हम, यही देख लेते हैं उपाधियां। इनकी बहुत सारी उपाधियां रही हैं। लगभग इनकी कितनी उपाधियां हैं? जो हमें मिली हैं वो 9 है। तो देखते हैं कौन कौन से। नंबर 1, सबसे पहली जो इनकी उपाधि है वो है अभिनव जयदेव की। क्या है इनकी उपाधि? अभिनव जयदेव। विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखते हैं कवि शेखर। अगली उपाधि क्या है इनकी? कवि शेखर है। नंबर 3 पे देखेंगे कवि कंठहार। कवि क्या है? कंठहार। कवि कंठहार के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है। अगली इनकी जो उपाधि है देखेंगे नव कवि शेखर। क्या है? नव कवि शेखर। नव कवि शेखर के नाम से किसे जाना जाता है? तो विद्यापति को जाना जाता है। अगली जो उपाधि है इनकी खेलन कवि की है। क्या है? खेलन कवि। खेलन कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो विद्यापति को जाना जाता है। नंबर 6 पे देखेंगे दशावधान। क्या है? दशावधान। अच्छा, दशानन नाम से तो आप लोग परिचित ही होंगे। दशानन रावण है और दशावधान कौन है? विद्यापति है। अगले कौन है? पंचानन। दशानन रावण था, पंचानन ये हमारे विद्यापति को कहा जाता है। पंचानन, पंचानन और दशावधान ये दोनों मिलते जुलते हैं रावण के नाम से। तो ये किसका हो गया? पंचानन और दशावधान, ये विद्यापति का हो गया। मैथिल कोकिल भी इनका एक उपनाम है, नोट करेंगे। मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल इस उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। लास्ट कौन सा है इनका? लास्ट है कवि रंजन। कवि रंजन। ये जो कवि रंजन की उपाधि मिली है ये भी किसको मिली है? विद्यापति को मिली है। तो विद्यापति को हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। निवास स्थान कहाँ इनका? बिस्फी गांव से रहने वाले हैं, दरभंगा जिला बिहार से हैं ये। संप्रदाय इनका शैव था। शिव सिंह कीर्ति सिंह के ये दरबारी कवि थे। गुरु का नाम क्या था इनके? तो हरिमिश्र था। इनकी उपाधियां कौन सी हैं देखेंगे। अभिनय जयदेव है, कवि शेखर, कवि कंठहार है, नव कवि शेखर है। अच्छा, कवि शेखर और नव कवि शेखर दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान देंगे, दोनों लगभग मिलता जुलता है। कवि शेखर नव कवि शेखर दोनों उपाधियां किसकी हैं? विद्यापति की हैं। कवि कंठहार भी है, खेलन कवि है। ये दशावधान पंचानन, दशानन से याद कर लेंगे, रावण से पंचानन और दशावधान। जैसे उसको दशानन कहते थे, दशाकोला उसी से मिलता जुलता दशावधान है। और पंचानन, दशानन रावण था, पंचानन हमारे विद्यापति हो गए, मैथिल कोकिल हो गए और कवि रंजन हो गए। तो लगभग 4 आपको याद करने होंगे, बाकी सारी चीजें आप मैच करके याद कर सकते हैं। ये उपाधियां किसकी रही? ये विद्यापति की उपाधियां रही। देखेंगे हम इनकी रचनाओं के बारे में। हेडिंग डालेंगे रचनाएं। क्या डालेंगे? रचनाएं। रचनाएं जो हैं विद्यापति की 3 भाषाओं में इन्होंने रचना की है। कितनी भाषाओं में रचना की है? 3 भाषाओं में। 3 भाषाओं में और कितने ग्रंथों की रचना की है? 14 ग्रंथ टोटल इन्होंने लिखा है, तो इसे नोट कर लेंगे। 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। 3 भाषाओं में
कितने ग्रंथों की रचना की है? 14 ग्रंथों की। 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की है। अब ये 3 भाषाएं कौन कौन सी थी और ये 14 ग्रंथ कौन कौन से हैं, और इन 14 में कौन कौन से तीनों भाषाओं में अलग अलग लिखे गए हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे आगे, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संस्कृत भाषा में कौन सा लिखा गया था। अच्छा, 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो संस्कृत था, अवहट्ट था और मैथिली था। ये 3 भाषाएं थी। तो 3 भाषाओं में देख लेंगे कौन सी है यहीं पे। कौन सी थी? एक तो संस्कृत है, एक इनकी अवहट्ट है, और एक इनकी थी मैथिली भाषा। ये नोट नहीं करेंगे, बस देख ले रहे हैं। ठीक, आगे हम नोट कराएंगे। 3 भाषाओं में टोटल 14 ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली, ये 3 भाषाएं थी। तो देखते हैं सबसे पहले हम इनकी संस्कृत भाषा के ग्रंथों को। नंबर 1, संस्कृत ग्रंथ। संस्कृत ग्रंथ के बारे में देखेंगे कौन कौन सा है इनमें। संस्कृत ग्रंथों में सबसे पहले देखेंगे हम शैव सर्वस्व सार को। क्या है इसमें? शैव सर्वस्व सार। शैव सर्वस्व सार, ये संस्कृत भाषा का इनका ग्रंथ है। नंबर 2 पे कौन सा है? गंगा वाक्यावली। गंगा वाक्यावली, ये गंगा वाक्यावली। अगला कौन सा ग्रंथ है इनका संस्कृत का? दुर्गा भक्त तरंगिणी। क्या है? दुर्गा भक्त तरंगिणी। दुर्गा भक्त तरंगिणी। दुर्गा भक्त तरंगिणी है, तरंगिणी। अगला जो ग्रंथ है वो है इनका भू परिक्रमा है। क्या है? भू परिक्रमा है। अगला जो संस्कृत ग्रंथ है वो हम देखेंगे नंबर 5 जो आता है, वो है दान वाक्यावली। क्या है? दान वाक्यावली। दान वाक्यावली। नंबर 6 पे देखेंगे इनका कौन सा आता है, 6 नंबर पे। ये है पुरुष परीक्षा। कौन सा ग्रंथ है? पुरुष परीक्षा। ये ग्रंथ किसका है? विद्यापति का है। अगला इनका हम संस्कृत ग्रंथ देखेंगे कौन सा है? विभाग सार। विभाग सार के रचनाकार कौन है? विद्यापति जी। विभाग सार किस भाषा का ग्रंथ है? ये भाषा भी हमें याद करनी होगी। विभाग सार किसका है? संस्कृत भाषा ग्रंथ है। लिखनावली। अगला ग्रंथ देखेंगे कौन सा है? लिखनावली। लिखनावली। लास्ट देखते हैं कौन सा है इनका। ये है गया पत्तलक वर्णकृत। गया पत्तलक वर्णकृत। वर्णकृत। तो इतने ग्रंथ हमें मिलते हैं जो इनके संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। 9 ग्रंथ लिखे गए हैं टोटल, है ना। इसमें संस्कृत भाषा में कौन कौन से हैं? शैव सर्वस्व सार है, गंगा वाक्यावली है, दुर्गा भक्त तरंगड़ी है, भू परिक्रमा है, दान वाक्यावली है, पुरुष परीक्षा है, विभाग सार लिखनावली है, गया पत्तलक वर्णकृत है। ये सारे ग्रंथ किसमें लिखे गए? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। बढ़ते हैं आगे। संस्कृत भाषा ग्रंथ होते हैं यहीं से समाप्त। अवहट्ट भाषा के इनके हम ग्रंथों को देखते हैं। तीन भाषाओं में एक भाषा को हम देख चुके हैं। अगली भाषा में हम देखेंगे किसको? नंबर 2 पे हम जो देखने वाले हैं वो है अवहट्ट। अवहट्ट में इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो था, पहला तो था कीर्ति लता और दूसरा था कीर्ति पताका। क्या था? कीर्ति लता, और नंबर 2 पे कौन था? कीर्ति पताका। कीर्ति पताका। ये जो दोनों ग्रंथ हैं, ये दोनों ग्रंथ जो है वो किसमें लिखे गए हैं? अवहट्ट भाषा में लिखे गए हैं। अच्छा, कीर्ति लता के बारे में इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं यहीं पे। कीर्ति लता इनकी बहुत ही मशहूर रचना है, तो देखते हैं इसके बारे में। कीर्ति लता में क्या है? इसका समय क्या है? 14वीं सदी का अंत। कीर्ति लता का समय क्या है? 14वीं सदी का अंत या 15वीं सदी का आरंभ। 14वीं सदी का अंत। 14वीं सदी का अंत या
15वीं शती का प्रारंभ, 15वीं शती का प्रारंभ, ये इसकी समय सीमा है। किसकी? कीर्तिलता की। समय सीमा क्या है? 14वीं शती का अंत या 15वीं शती का आरंभ। काव्य रूप क्या है? किस प्रकार का ग्रंथ है यह? देखेंगे, यह एक प्रबंध काव्य है। काव्य रूप इसका क्या है? प्रबंध है। यह क्या है? प्रबंध काव्य है। भाषा इसकी क्या है? तो भाषा हम देख ही रहे हैं, औहट है, बट ये है कि नोट कर लेते हैं यहीं पे। भाषा कौन सी है? औहट है। कीर्तिलता की। बढ़ते हैं आगे। इसमें राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। क्या है? राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन। राजा कीर्ति सिंह द्वारा, राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन। अपने पिता का बदला लेने का वर्णन। बदला लेने का वर्णन, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन कीर्तिलता में मिलता है ना। अच्छा, और क्या है इसमें? जौनपुर नगर का इसमें यथार्थ वर्णन किया गया है। क्वेश्चन बन जाता है, जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन हमें किस कृति में देखने को मिलता है? ये मिलता है कीर्तिलता में। जौनपुर का यथार्थ वर्णन, जौनपुर का यथार्थ वर्णन, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? कीर्तिलता में देखने को मिलता है। अच्छा, कवि ने स्वयं इसे क्या कहा है? इसे कहानी कहा है। कवि ने स्वयं कहा, मतलब इसे विद्यापति जी ने खुद कहा है। नोट कर लेंगे। कवि ने स्वयं, कवि ने स्वयं इसे क्या कहा है? कहानी, कहानी कहा है। कवि ने स्वयं कहा है, मतलब विद्यापति ने खुद इसे क्या कहा? कहानी कहा है। अच्छा, स्वयं इसकी भाषा को औहट्ट कहा है। भाषा हम देख ही चुके हैं, बट ये एक नोट कर लेंगे। स्वयं इसकी भाषा को औहट्ट किसने कहा? तो विद्यापति जी ने कहा। स्वयं इसकी भाषा को औहट्ट कहा है। क्या कहा है? इसकी भाषा को औहट्ट कहा है। ठीक। इसकी रचना किस रूप में हुई है? भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई। पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया था। इसकी रचना औहट्ट जो है किस रूप में हुई है? भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। रचना कैसी हुई है इसकी? भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। भृंग भृंगी, भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई, रूप में हुई है। किसकी रचना? कीर्तिलता की रचना। तो कीर्तिलता के बारे में जो हमें जानकारी उपलब्ध होती है वो बस इतना ही है। समय 14वीं शती का अंत या 15वीं शती का आरंभ है। काव्य रूप या प्रबंध काव्य है। औहट्ट भाषा है। कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। अच्छा, कवि ने स्वयं इसे क्या कहा? इसे कहानी कहा है। क्या कहा है? कहानी। और इसकी भाषा को क्या कहा है? औहट्ट कहा है। किसने कहा है? विद्यापति जी ने खुद कहा है। इसकी रचना किस रूप में हुई है? भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई। क्वेश्चन बन जाता है, भृंग भृंगी संवाद के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई है, या सुखसुखी संवाद के रूप में किस ग्रंथ को लिया जाता है? तो आप बताएंगे दोनों को। हम दोनों पढ़ चुके हैं, कौन सुखसुखी संवाद के रूप में और कौन भृंग भृंगी संवाद के रूप में है। बढ़ते हैं औहट्ट के अगले ग्रंथ की ओर। इनके कीर्तिलता के बाद देखेंगे हम कीर्ति पताका को। कीर्ति पताका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम नोट करेंगे। फिर बढ़ते हैं अगली रचनाओं की ओर। अगला ग्रंथ क्या है इनका? कीर्ति पताका है। कीर्ति पताका यह भी औहट्ट भाषा की ही ग्रंथ है। देखेंगे इसके बारे में। कीर्ति पताका क्या है? इसका भी समय सीमा जो है वही सेम, 14वीं शती का आरंभ या 15वीं शती, 14वीं शती का अंत या 15वीं शती का आरंभ। 14वीं शती का अंत ऑब्लिक 15वीं शती का आरंभ। 15वीं शती का आरंभ। समय सीमा दोनों की सेम है। अच्छा, यह जो रचना है उपलब्ध नहीं है, अप्राप्य है, प्राप्त नहीं हुई, यह अप्राप्त है।
कीर्ति पताका प्राप्त नहीं है। शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है इसमें। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है कि इसमें किसकी वीरता का वर्णन है, शिव सिंह की। शिव सिंह की वीरता और उदारता, वीरता का भी चित्रण है और उदारता का भी। शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है, वीरता और उदारता का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है, कीर्ति पताका में। तो कीर्ति पताका के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो बस इतना ही। समय सीमा 14वीं शताब्दी का अंत या 15वीं का आरंभ, यह रचना उपलब्ध नहीं है, अप्राप्त है। शिव सिंह की वीरता और उदारता का हमें चित्रण इसमें दिखाई देता है। बढ़ेंगे अगली हम रचनाओं की ओर। अगली इनकी दो रचनाएं हैं जो मैथिली भाषा में रची गई हैं। नोट करेंगे नंबर 3 पे। किस भाषा की रचना है, मैथिली। 3 भाषा में इन्होंने टोटल 14 ग्रंथों को लिखा था। 9 संस्कृत में थे, 2 हमने देख लिए उसमें। अवहट्ट भाषा में टोटल 11 हो गए और जो बाकी बचे वो हम देखेंगे इसमें। मैथिली भाषा में नंबर 1 कौन सी, पदावली है। नंबर 2 पे कौन सा है, गोरक्ष विजय नाटक। गोरक्ष विजय क्या है, नाटक। गोरक्ष विजय नाटक। अच्छा, गोरक्ष विजय जो नाटक है इसका गद्य भाग और पद्य भाग दोनों अलग अलग भाषाओं में रचित है। गोरक्ष विजय नाटक का जो गद्य भाग है और जो पद्य भाग है ये दोनों अलग अलग भाषाओं में रचित है। ये जो गद्य भाग है वो जो रचा गया वो संस्कृत में रचा गया। गद्य भाग किसमें है, संस्कृत भाषा में। गद्य भाग किसमें है, संस्कृत भाषा में रचित है। और जो पद्य भाग है ये मैथिली भाषा में, ये किसमें रचित है, मैथिली भाषा में। तो मैथिली भाषा की इनकी जो रचना मिलती है वो बस यही मिलती है, पदावली और गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत भाषा में रचित है और पद्य भाग मैथिली भाषा में रचित है। देखते हैं पदावली के बारे में। पदावली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके जो हम नोट करेंगे। पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत, पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत, प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में क्या है इसमें, गंगा दुर्गा जानकी शिव, गंगा दुर्गा जानकी शिव और कृष्ण के आराधना गीत, और किसके, कृष्ण के, और कृष्ण के क्या है, आराधना गीत। कृष्ण के आराधना गीत होने के कारण, होने के कारण, किसके कारण, गंगा दुर्गा जानकी शिव कृष्ण के आराधना गीत होने के कारण कुछ विद्वान इन्हें भक्त कवि मानते हैं। कुछ विद्वान इन्हें भक्त कवि मानते हैं। इन्हें मतलब किसे, विद्यापति को इन्हें भक्त कवि मानते हैं। भक्त कवि क्यों माना जाता है विद्यापति को, इसका भी आप लोगों को एक प्रूफ मिल चुका है। पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में गंगा दुर्गा जानकी शिव कृष्ण और आराधना के गीत होने के कारण, पदावली जो ग्रंथ है इसमें क्या है, जो प्रार्थना की गई है या जो उसमें नचारी का वो है उसके अंतर्गत क्या है, उसमें गंगा का, दुर्गा का, जानकी, शिव और कृष्ण के आराधना गीत मिलते हैं। तो इन सब देवी देवताओं के आराधना गीत होने के कारण ही भक्त कवि जो है वो विद्यापति को क्या मानते हैं, भक्त कवियों की श्रेणी में रखते हैं।
अच्छा, बंगाल में इन्हें वैष्णव भक्त माना जाता है। बंगाल में इन्हें क्या माना जाता है? बंगाल में इन्हें वैष्णव भक्त मानते हैं। वैष्णव भक्त मानते हैं। अच्छा, बंगाल वाले जिनको वैष्णव भक्त मानते हैं, और जो मिथिला वाले हैं वो इनको नहीं मानते हैं। पर मिथिला में नहीं। पर मिथिला में नहीं। मिथिला में नहीं। बंगाल में इनको वैष्णव भक्त माना जाता है, पर मिथिला में नहीं माना जाता है। इनके बारे में हम देखेंगे कथन, पदावली के बारे में। शुक्ल जी का क्या है कथन? विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। इसको हम मिटाते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। पदावली को एक बार रिपीट कर लेते हैं। पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव और कृष्ण के आराधना गीत होने के कारण कुछ विद्वान इन्हें भक्त कवि की श्रेणी में रखते हैं। बंगाल में इन्हें वैष्णव भक्त मानते हैं, पर मिथिला में इन्हें नहीं माना जाता। बढ़ते हैं हम अब शुक्ल जी के कथन की ओर। क्या है इनके बारे में? शुक्ल जी का कथन, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही। नोट करेंगे, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। श्रृंगार के ही हैं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण। जिनमें नायिका और नायक, नायिका और नायक राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण है। जिनमें नायिका और नायक कौन है? राधा कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी। किसका कथन है ये? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्या कह रहे हैं ये? इनका मानना है विद्यापति के पद जो है वो अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। तो यह कथन किसका था? ये रामचंद्र शुक्ल का था। तो पदावली के बारे में बस इतना ही। एक यहाँ हम नोट लिखेंगे। क्या देखेंगे? नोट। नोट क्या देखेंगे कि शुक्ल जी तो कह रहे हैं कि इन्हें कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, लेकिन हिंदी में कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक इन्हीं को माना जाता है। तो नोट लिख लेंगे, विद्यापति को हिंदी में कृष्ण गीत परंपरा का, विद्यापति को हिंदी में कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। प्रवर्तक माना जाता है। क्या है कि शुक्ल जी कह रहे हैं कि इन्हें कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, बट यह है कि विद्यापति को हिंदी में कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। विद्वानों के मत हम देखेंगे। कुछ लोगों ने श्रृंगारी कवि कहते हैं, कुछ लोग भक्त कवि कहते हैं, और कुछ लोगों ने रहस्यवादी माना है। प्लस विद्यापति जी के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं और अलग अलग कथन है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे कल अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।